कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्रिजेश कुमार, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। वन बाय वन सारे वीडियोस में मैं आपको बेसिक लेवल से कंटेंट लेके आ रहा हूं। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेहद उम्दा और बेहद महत्वपूर्ण पार्ट प्रीपोजिशन से रूबरू कराने चल रहा हूं। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक शब्द अथवा संबंध सूचक अव्यय, इनका प्रयोग व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा होता है। शुद्ध शुद्ध ग्रामर को लिखना है, वाक्य को लिखना है, पढ़ना है या शुद्ध बोलना है, तो इनको आइडेंटिफाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये प्रीपोजिशन कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। Today I am present with the most important parts of speech, preposition. Preposition is a combination of two words, pre plus position. ये दो शब्दों से मिला हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं, संबंध सूचक शब्द प्रीपोजिशन में प्री का अर्थ होता है पूर्व और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। यानी जैसा कि हमारी परिभाषा कह रही है कि the words which relate some noun or pronoun with the others in the same या in the sentence each called या are called preposition। वे शब्द जो किसी वाक्य में आए हुए एक नाउन अथवा प्रोनाउन से दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन का संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम सामान्यतः प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें ये वर्ड आमतौर पे एक नाउन के प्री अर्थात पहले प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। There is a book on the table। मेज पर एक किताब है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि टेबल इज वन नाउन एंड बुक इज अनदर नाउन, और इन दोनों नाउन्स के बीच रिलेशन के लिए शो करने के लिए शब्द प्रयोग हुआ है ऑन, यानी कि पुस्तक कहां पर है? तो मेज पर है। पुस्तक और मेज का संबंध आप देख रहे हैं आधार का संबंध है। अर्थात अगर हम आधार को खिसकाएंगे, नीचे से खींचेंगे, तो पुस्तक उस पर आधारित होने के चलते वो भी अपना लोकेशन चेंज करेगी। तो ऐसे संबंधों को दर्शाने वाले शब्दों को हम सामान्यतः प्रीपोजिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं, तो यू मस्ट बी पेइंग अ प्रॉपर अटेंशन टू प्रीपोजिशंस। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, another example is there, my cell is on the chair। मेरा सेल यानी मेरा फोन कुर्सी पर है। यहाँ पे सेल और चेयर के बीच पुनः ऑन शब्द को मैंने प्लेस किया है, जो प्रीपोजिशन है। इन थर्ड एग्जांपल यू कैन नोटिस, शी इज स्टैंडिंग एट द गेट। वह दरवाजे पर खड़ी है। यहाँ पे सी प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और गेट एंड द नाउन है। अब इस नाउन से और इस प्रोनाउन के बीच रिलेशन को कोरिलेट करने के लिए देयर इज अ वर्ड एट। वह कहां पर है? तो गेट पर है। अब ये एट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। तो ये तो हुए प्रीपोजिशन की परिभाषा और उनकी एग्जांपल की बात। अब इसमें हमें जानना होता है कि ये कितने प्रकार का होता है। सामान्य किताबों में या सामान्य शिक्षकगण हमें अक्सर दो प्रकार के प्रीपोजिशंस बताते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा वर्बल प्रीपोजिशन, इजंट इट? लेकिन प्रीपोजिशंस की टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। हम आपको यहाँ क्लियर करना चाहेंगे। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबंध सूचक शब्द। दूसरा होता है वर्बल प्रीपोजिशन, जिसमें एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया होता है। तीसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें दो शब्द मिलकर संयुक्त रूप से प्रीपोजिशन का काम करते हैं, ध्यान रखेंगे। और चौथा होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन यानी कि शब्दों का एक समूह प्लस एक प्रीपोजिशन मिलके वो फ्रेजल प्रीपोजिशन बनाते हैं।
इन चारों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व जो बेसिक लेवल पे होता है वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन का। अब इसके अंतर्गत 100 से ऊपर शब्द आते हैं। आज भी आप गूगल करेंगे, हालांकि बहुत पहले की बात करें तो आज से 30 साल पहले के करीब में जो भी किताबें होती थी उसमें 170 के करीब प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, गौर करेंगे। लेकिन समय के साथ कुछ आउट ऑफ यूज हो जाते हैं। आज एवरेज 25 के करीब इंटरमीडिएट की किताबों में दिया हुआ है, 25, 26, किसी में 28 तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली किताबों में इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करके 50 से 60 के करीब दिया गया रहता है। इन्हीं 50-60 प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम आए दिन करते हैं, ये ध्यान रखना है। और बेसिक इंग्लिश के लिए तो ये बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए इनमें से कुछ को देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रीपोजिशन है आन। आन का अर्थ होता है पर या ऊपर। लगे आप ये भी जानना है कि एट का अर्थ भी पर या ऊपर होता है, एवं का भी एक अर्थ पर या ऊपर होता है, देन ओवर का प्रयोग भी, अपॉन का प्रयोग और ऑनटू का प्रयोग। एक तरह से देखें तो इन 6 के 6 प्रीपोजिशंस का हिंदी में अर्थ पर या ऊपर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कहां पर हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लिख भी लेंगे, और एग्जैक्ट पता होगा तो आप इन योर डेली कोर्स डिस्कोर्स यू कैन यूज इट। आप प्रॉपर तरीके से बातचीत में कहां किसका प्रयोग करना है ये प्रेजेंट भी कर लेंगे। तो आइए एक एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आन का अर्थ होता है पर या ऊपर। यह टच का यानी कि स्पर्श का रिलेशन शो करता है। यानी जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें कि यह कलम मेरी हथेली पर है, अर्थात कलम और हथेली एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तब यहां पे हम ये कहेंगे कि दिस पेन इज ऑन माई पाम, मेरी हथेली पर है, रिलेट कर रहा है। आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर खड़ा हूं तो मेरा पैर स्टेज से टच कर रहा है। शी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, वह डाल पर बैठी है, तो डाल से उसकी बॉडी टच कर रही है, इसलिए वहां पे ऑन का प्रयोग हो रहा है। जबकि दूसरे सेंस में देखेंगे एट का प्रयोग भी है। ऊपर एग्जांपल से भी देखा, यह नियर बाई स्थित किसी चीज के लोकेशन को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा कि दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर आम का एक पेड़ है, मेरे दरवाजे पर, इट मीन्स कि दरवाजे के ठीक ऊपर नहीं है, जो नहीं हो सकता, दरवाजे के आसपास कहीं है। मेरे दरवाजे पर एक तालाब है, यानी ये वाक्य ये सजेस्ट करता है कि दरवाजे के आसपास, सामने या कुछ दूरी पर एक तालाब है, न कि दरवाजे के ठीक ऊपर। अब यदि आप गौर करेंगे, यदि आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आप क्या कर जाएंगे कि देयर इज अ पॉन्ड ऑन माई गेट, है ना, जो इम्पॉसिबल है, पॉन्ड गेट के ऊपर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि इस चीज को दिखाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट नियर बाई सिचुएशन को दर्शाता है। जैसे हम कहें कि दो लड़कियां दरवाजे पर खड़ी हैं, तो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग एट द गेट नॉट ऑन द गेट। आई होप कि आप डिफरेंस नोटिस करते चल रहे हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अबब। तीसरा प्रीपोजिशन होता है अबब। अबब का प्रयोग हम आइडियल हाइट के लिए करते हैं। आइडियल हाइट विच कैन बी मेजर्ड इजीली, मीन्स की जिससे हम आसानी से माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि पंखा मेरे सिर पर है, यह पंखा मेरे सिर पर है, या मेरे सिर पर नाच रहा है, सिर पर घूम रहा है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, सिर के ठीक ऊपर नहीं, वो टच नहीं कर रहा है, बट देयर इज सम हाइट, 4 फीट 6 फीट की ऊंचाई पे है वो। इनफैक्ट दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि छत हमारे सिर पर है, तो छत भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, हम छत को सिर पे उठा के नहीं चलते, वो ऊपर तो होता है परंतु ठीक ऊपर नहीं होता है। तो वहां पर हम अबव का प्रयोग किया करेंगे, isn't it? Then comes over. ओवर का प्रयोग भी हम पर या ऊपर के अर्थ में करते हैं। अब ओवर का प्रयोग कैसे करते हैं तो ध्यान रखना है कि अनलिमिटेड हाइट which cannot be measured easily
बाय एनी मीन्स अनलिमिटेड अनदर्स हाइट को दर्शाने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टडी अ प्लेन फ्लू ओवर माय रूफ, कल मेरे छत के ऊपर से एक प्लेन गुजरा। या द स्काई इज ओवर आवर हेड, आसमान हमारे सर पे है। ऐसी जगहों पे हम ओवर का प्रयोग किया करेंगे पर के अर्थ में। देन कम्स एन अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन व्हिच इज नोन एज अपॉन। अपॉन का प्रयोग, ये दो शब्दों से मिलकर बना दिख रहा है, अप और ऑन। अपॉन का प्रयोग भी पर अर्थ में होता है, लेकिन कब कहां करते हैं तो क्या करेंगे। यह मोशन का रिजल्ट दर्शाता है, यानी यदि कोई क्रिया किसी व्यक्ति या जीव के द्वारा होती है और उस क्रिया का परिणाम दर्शाए, हिंदी वाक्यों में पर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर बिफोर यू, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं। नाउ आई जंप, अब मैं कूदता हूं और सामने रखे मेज पे चढ़ जाता हूं। तो मैं कूद के अचानक से मेज पे चढ़ता हूं, इस बीच में मोशन हुआ, गति तय की गई, और तब के संबंधों में आप इसका प्रयोग करेंगे अपॉन का। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आई जंप्ड अपॉन द टेबल, मैं मेज पे कूदा। माय पेट कैट जंप्ड अपॉन द बेड, मेरी पालतू बिल्ली बिस्तर पर चढ़ गई या कूद गई। तो वहां एक स्थान से जंप करके किसी दूसरे स्थान पे जाया जा रहा है, ऐसे कंडीशन में हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। नाउ कम्स ऑन टू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। इसे हम अति महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस की कैटेगरी में रखते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, सीसेट तक के एग्जाम में पूछा गया है, और क्या करेंगे, मैक्सिमम किताबों में ये दिया नहीं रहता है अनफॉर्चुनेटली। ऑन टू का प्रयोग ये क्या दिखाता है, इसका अर्थ भी पर या ऊपर होता है, परंतु मीनिंग में डिफरेंट है। ये गतिशील अवस्था को दिखाता है, मतलब इट शोज द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, इट डजंट शो द रिजल्ट आउटपुट ऑफ द वर्क, आउटपुट ऑफ द मोशन। जैसे अपॉन, और इसमें अंतर को चुनना है आपको और समझना है। अपॉन गति का परिणाम दिखाता है, वह मेज पर कूद गया, ओके, और ऑन टू गतिशील अवस्था को दर्शाता है। जैसे मैं कहूं कि वह पेड़ पर चढ़ रहा है, यानी उसके द्वारा एक लाइनमैन है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वह एक खंभे पर चढ़ रहा है, तो चढ़ने की क्रिया अभी चल रही है, इन प्रोग्रेस, चढ़ा नहीं है पूरी तरह, वो नीचे से चढ़ना शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप, इन ईच स्टेप वो ऊपर पहुंचता है। तो इसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही कीमती है, ये ध्यान रखेंगे। ही इज क्लाइंबिंग ऑन टू द पोल, इस तरह से। नेक्स्ट कम्स प्रीपोजिशन बाय। प्रीपोजिशन बाय इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ये मल्टी मीनिंग वाले प्रीपोजिशंस भी हैं। यहां हम एक बार आपको रिव्यू कराना चाहेंगे कि ये जो ऑन का एक अर्थ आपने पर या ऊपर देखा, ये ऑन के आधा दर्जन अर्थ होते हैं। सामान्यतः स्टूडेंट्स केवल ऑन मतलब पर समझते हैं, isn't it? लेकिन यहां हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि ऑन का प्रयोग सिर्फ पर के अर्थ में नहीं होता है। ऑन का दूसरा अर्थ होता है को, और ये पास्ट का समय दिखाता है, जैसे, या फिर फ्यूचर का समय दिखाता है। जैसे आप बचपन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ऐसा कुछ, या 2 अक्टूबर को हुआ था, टाइम इसमें 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद होगा गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, तो वहां पे ऑन, मैं उससे बुधवार को मिला, isn't it? तो ध्यान रखना है, समय को दिखाने के लिए आप ऑन का प्रयोग को अर्थ में भी करते हैं। इसी तरह एट के भी कई प्रयोग होते हैं, हम इनके मल्टी यूज पर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इनका सोलो मीनिंग देखते हैं, एक जो कॉमन है पर या ऊपर के अर्थ में। बाकी अगली वीडियोस में हम इनके मल्टी मीनिंग्स को
ये प्रीपोजिशन पार्ट 1 का वीडियो होगा कि क्योंकि इसका कंटेंट ज्यादा होता है और मेरी नजर में अंग्रेजी को बूस्ट करने के लिए, बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको प्रीपोजिशंस को कंप्लीटली और थॉरोली पढ़ना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग लिखें। ये प्रीपोजिशन बाई इन सबके बराबर अकेले होता है। आमतौर पे एक आम स्टूडेंट बाई का एक मीनिंग जानते हैं। बाई का अर्थ होता है द्वारा अथवा से। अब ये मल्टी सेंस है, ये कई अर्थ देता है। जो पहला अर्थ आपने द्वारा अथवा से सुना, इसका प्रयोग हम आमतौर पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के संसाधनों के लिए, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, सिर्फ उनके लिए करते हैं। जैसे मैं पूछूं कि राहुल आप यहां कैसे आते हो, तो आप बताएंगे, राहुल बताएंगे कि सर आई कम हियर बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय मोटरसाइकिल, इजंट इट? किसी भी मीन्स का प्रयोग करके आप आ रहे हैं तो वहां पे आप बाय का प्रयोग करेंगे। ये होता है प्रीपोजिशन का पहला अर्थ। इसी प्रीपोजिशन का दूसरा मीनिंग तक अर्थ में, हिंदी शब्द तक अर्थ में एक्यूरेट टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, निश्चित समय को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं कि मैं आप लोगों को 10 बजे तक पढ़ाता हूं, प्रतिदिन 10 बजे तक, एक निश्चित समय है 10 बजे तक, तो आई टीच यू बाय 10, बस इतना कहना होगा, बाय 10। मेरी माँ 4 बजे तक लौटती हैं, तो माय मदर कम्स बैक बाय 4 o'clock। इज दैट क्लियर? बाय का प्रयोग हम तक अर्थ में भी करते हैं। बाय का तीसरा प्रयोग होता है हम कसम या शपथ लेने के लिए करते हैं। आप एफिडेविट देते हैं, आप कोर्ट रूम में फिल्मों में देखे होंगे, या कुछ लोग आप में से व्यक्तिगत जीवन में भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए होंगे, तो देखे होंगे कि आमतौर पे जब किसी मामले में किसी गवाह से गवाही ली जाती है सबूत के रूप में, तो वहां उसकी साफगोई के लिए उसे गीता पर हाथ रख के और कसम खाने की बात कही जाती है। मैं जो कुछ भी कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये बात या इस तरह की चीजें जब भी करनी हो, आपको किसी का भी कसम लेना हो, तो प्रीपोजिशन बाय को याद रखना होगा। आई स्वेर बाय द गीता। आप बोलचाल में अक्सर कहते हैं बाय गॉड यार मैंने ये काम नहीं किया, मैंने उसे नहीं बताया, है ना, बाय गॉड यानी ईश्वर की सौगंध, भगवान की कसम। अब इस तरह आपको जिस किसी का भी कसम खाना है, बाय इजीली आपको सजेस्ट करेगा, इजीली डाइजेस्ट कराएगा। ओके, तो नेक्स्ट होता है बाय का चौथा प्रयोग। अगर हम मल्टी की बात करें तो बाय का एक प्रयोग जाति अथवा धर्म को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि जाति या धर्म को भी ये सजेस्ट करता है। जनरली अगर मुझे कहना हो कि मैं जाति से क्षत्रिय हूं, मैं जाति से क्षत्रिय हूं, तो मुझे इसे कहना होगा कि आई एम अ क्षत्रिय बाय कास्ट। ये ग्रामेटिकल सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। जनरली आप बोल देंगे आई एम अ क्षत्रिय, आई एम अ राजपूत, आई एम अ ब्राह्मण। सचिन तेंदुलकर इज अ मराठी ब्राह्मण बाय कास्ट। सचिन मराठी ब्राह्मण है, ये बात कहना हो तो यहां बाय कास्ट को जरूर फिगर करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर हमें रिलीजन को शो करना है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, तो वहां पे आई एम हिंदू बाय रिलीजन, ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। यू मस्ट पे अटेंशन ओवर दिस। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट इसी बाय का अन्य प्रयोग भी होता है। जैसे आप पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसका प्रयोग कॉमनली पाते हैं। जैसे कि these स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश बाय मी। इन बच्चों को, इन छात्रों को मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो वहां पर आप बाय मी। दिस टाइगर वॉज किल्ड बाय माई अंकल। ये टाइगर मेरे अंकल के द्वारा मारा गया, है ना। तो यहां पर हम बाय का प्रयोग
प्रयोग इस रूप में भी करते हैं। गौर करेंगे बाई का एक और खूबसूरत प्रयोग बोलचाल में, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ स्पोकन कोर्स, वो ज्यादा करते हैं। जैसे सिंपली बाय चांस, लक बाय चांस बोलते हैं आप, भाग्य से या संजोग से वो मिल गया। ऐसे कहां मिला, मिलते हो तुम। बाय द वे क्या कर रही हो, बाय द वे आज शाम आपका क्या प्लान है। तो इसमें बाय द वे ये एक फ्रेज है, यूं तो वैसे तो बाय द वे कहां से आ रहे हो आप, बाय द वे क्या आप लोग अंग्रेजी सीख पा रहे हैं, ऐसी चीजें आप बोलते हैं तो वहां पे बाय द वे का प्रयोग इस सेंस में भी करना है। बाय हार्ट यानी मुंह जुबानी, दो चीजें मुझे मुंह जुबानी याद है, एक हनुमान चालीसा और दूसरा भारतीय संविधान की सारी धाराएं। तो ऐसे कहना हो तो आपको बाय हार्ट का प्रयोग करना होता है। इसी क्रम में आता है बाय डिग्री, बाय हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। मैं जो भी काम करता हूं उसे पूरे दिलो जान से करता हूं। Whatever I do by heart and soul, मैं पूरे दिलो जान से करता हूं। इसी तरह अन्य बाय डिग्री, धीरे धीरे हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, धीरे धीरे ये लड़कियां अंग्रेजी सीख रही हैं, धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर रही है, तो वहां पे हम बाय डिग्रीज का उपयोग करें। एक और बात यहां पे बताना चाहेंगे, तो आप लोगों को अक्सर कुछ लोग टिपिकल टाइप के ट्रांसलेशंस पूछ देते हैं आपसे, टिपिकल, और आप जनरली अगर नॉर्मल सेंटेंस या नॉर्मल टेंस पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं कहूं कि एक एग्जांपल आपको लेता हूं, हालांकि मैं इसका डिटेल अपने एक विशेष वीडियो में जरूर दूंगा, जिसमें केवल टिपिकल सेंटेंसेस को आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, जो आमतौर पे जनरली लोग पूछ देते हैं। सैकड़ों ऐसे वाक्य हैं जिसमें आपको उलझा दिया जाता है, जो सामान्यतः शाब्दिक अर्थों के आधार पे नहीं चलते हैं, भाव से चलते हैं। मैं उसी में का एक सवाल जो बरसों पहले किसी ने मुझसे पूछा था, तो वो मैं आपको देता हूं, जिसमें ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। कैसे कि फूल खिलते 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 हैं। गौर करेंगे, क्या आप लोग ट्रांसलेट करेंगे इसे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्रियांत में ता है, ती है, ते है, इतना तो आपको कंफर्म हो चुका होगा। तो फूल खिलते 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 हैं। अब इसमें खिलना की अंग्रेजी ब्लूम होता है, चलो भाई, फिर भी खिलते 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 हैं तो क्या होगा? क्या इसे फ्लावर्स ब्लूम 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 कहेंगे? जरा गौर करिए, इट विल बी वेरी फनी। नहीं, तो फ्लावर्स ब्लूम बाय डिग्रीज, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जब आप किसी गुलशन में सुबह खड़े हो जाए किसी बागीचे में फूलों के, और आप फूलों को देखेंगे तो जैसे ही सनरेज आती हैं वैसे ही उनकी पेटल्स वन बाय वन ग्रेजुअली ओपन होती है, यानी कली फूल बनके खिल जाती है। तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बाय डिग्री, अचानक से नहीं खिलती है, इसलिए वहां पे हम टेक्निकल वर्ड बाय डिग्री का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीपोजिशंस की। तो दोस्तों इसके अलावा भी अभी 50 प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें एक वीडियो में समराइज कर पाना संभव नहीं है। तो इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, और इस तरह के और तो अगला प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन इन, जो लास्ट में आप देख रहे हैं 8वें नंबर पे लिखा हुआ है। हालांकि ये 50 की करीब होती है, अभी हम 8 को बोर्ड पे शो कर रहे हैं, आगे अगले वीडियो में इसको कंफर्म करेंगे। तो इन का अर्थ होता है में। अब यह इन शब्द का प्रयोग कई सेंस में होता है। पहला, ये स्टेशन पोजीशन को दिखाता है, यानी स्थिर अवस्था को दिखाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी माँ कहाँ है, और आपको बताना है कि सर मेरी माँ किचन में है, तो माय मदर इज इन किचन। किचन, गौर करें, एक पर्टिकुलर प्लेस में वो स्टेशन है। दूसरा है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो माय फादर इज इन द ऑफिस, मेरे पिताजी अपने कार्यालय में हैं। आप वे लोग कहाँ हैं, तो दे आर इन द क्लासरूम, वे लोग क्लासरूम में हैं। तो इनका एक अर्थ में अर्थ में स्थिर अवस्था को दिखाता है। ठीक, इसका दूसरा प्रयोग आप समय की पूर्णता को, कंप्लीशन ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, यानी किसी वाक्य में जो अवधि दी है उसकी पूर्णता को। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि राम
वन से कब लौटेंगे, राम वन से कब लौटेंगे, आपने बताना है कि राम 14 वर्षों में लौटेंगे। तो 14 वर्षों में सेंस में दो बातें आएंगी, गौर करिएगा। क्या 14 वर्ष की अवधि को पूरा करके आने वाले हैं या 14 वर्ष के अंदर, अगर वो एक दिन भी अंदर आते हैं तो इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष की जो समय दी हुई है अवधि उसको पूरा करके आना है तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना होगा। राम विल बी बैक इन 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स कंप्लीट करके। तो दोस्तों आपको आज का हमारा कंटेंट कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस एंड डू नॉट forget to hit the bell icon. Thank you.